Chapter 10 Friction. Class 8. You have learnt that a force is required to stop a moving body. तुमने ऐसा सीखा है एक फोर्स चाहिए किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए. जैसे कि तुम किसी भी then why does a swing not continue to move forever if you begin it to push. तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्विंग करते हैं तो वो हर समय चलता ही क्यों नहीं रहता, वो रुकता है क्यों, ऐसा क्यों होता है. तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. यद्यपि कोई फोर्स नहीं लगाते हैं उस बॉडी के ऊपर तब भी वो रुक जाता है. तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है. दिस इज बिकॉज ए रिटार्डिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है जो कि उस बॉडी को रोकता है, उस बॉडी को रोकता है. ठीक है. द फोर्स विच इज अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब वह फोर्स जो कि उस बॉल को रोक रहा है, अपोज कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. ठीक है. द फोर्स एक्ट्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड इज ऑलवेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अब ये देखो हम लोग पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. और ये मोशन बढ़ रहा है लेकिन पीछे की तरफ एक फोर्स लगा है जो उस बॉडी को रोक रहा है और ये रिवर्स डायरेक्शन में लगा है. कौन सा डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में. इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स. ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिवर्स. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं जस्ट उसके डायरेक्शन में रिवर्स लगेगा. ठीक है. उसके विपरीत लगेगा और इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. डिफिनीशन. ए फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन. वह फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कॉन्टैक्ट में आ रहा है और जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, उस मोशन को रोक रहा है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस पे लेस फ्रिक्शन लगेगा और रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है. अब कॉज क्या होता है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द टू सरफेस को जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं. अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स रफ जितना रफ सरफेस रहेगा उस पर उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट एट सम पॉइंट द सरफेस विल बी रेज्ड एंड एट सम पॉइंट द सरफेस विल बी डिप्रेस्ड. अब देखो दो काम करना, इरेगुलेटरी सरफेस लेना, उस पर देखना जहाँ एक तरफ सरफेस को बढ़ा देना और एक तरफ सरफेस को नीचे कर देना. तो देखोगे तुम लोग जो इरेगुलेटरी जो सरफेस में है वो इंटरलॉक कर गए हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ गए हैं. और जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर तो वो स्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर और इंटरलॉक उसका टूट रहा है. इट्स इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स विच अपीयर टू अस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और जो इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटी है उसको पीछे की तरफ अपोज कर रहा है, इसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. Hence we can say that the smoother the surface, ऐसा हम लोग कह सकते हैं जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन उतनी ही कम लगेगी और जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रहेगा. ठीक है. We can say that a smoother the surface, lesser the friction will be applied. In the rougher the surface, more friction will be applied. Now we study here the kinds of the force of the friction. On the basis of its nature, there are three types of friction: static, kinetic, rolling. तीन तरह के होते हैं, static, kinetic और rolling. Kinetic को हम लोग sliding friction भी कहते हैं. Now we are studying about the static friction. Static friction मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो, when a body comes in contact with a surface at its rest, no external force is applied. The force of friction of the body is zero. अब कोई बॉडी कांटेक्ट में है, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका बॉडी का फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा. स्वाभाविक सी बात है, बॉडी रेस्ट में है. Now when a force of a small magnitude is applied on the body, it will try to move the body, but the body remains at rest due to the force of friction. अब क्या किया उस बॉडी को, उसके ऊपर क्या किया हम लोग? फोर्स अप्लाई किए. क्या किए? फोर्स अप्लाई किए. Now when a force is applied, तो बॉडी क्या होगा? चलेगा. इट विल ट्राई टू मूव द बॉडी मूव करेगा, बट द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट. लेकिन बॉडी तब भी रेस्ट में, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी को चलने ही के लिए ही नहीं दे रहा है. ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच नाउ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग द बॉडी विच विल नॉट ट्राई टू मूव द बॉडी. ठीक है. दिस फोर्स एक्ट्स along the face at the surface of contact in a direction opposite to the externally applied force until the body is at rest. The force along the surface at the surface is in contact. The force which is in contact, समझो, the force which is in contact will not try to move the body. समझ में आया?
उसको चलने ही नहीं देगा उस बॉडी को. Thus the frictional force that exists between the two surfaces so long as they are relatively at rest, even though an external force acts. Though the frictional force that exists between the two surfaces is so long that they are relatively at rest, even though external force is applied. मतलब इतना ज्यादा हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, यद्यपि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है. क्यों? उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, उस बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन द हियर फ्रिक्शनल फोर्स. समझे? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रहा है. इसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. अब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. एज द एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज. वैल्यू भी बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का भी बढ़ रहा है. द लिमिट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस केम्स इन कॉन्टैक्ट. अब क्या एक समय ऐसा आएगा कि उसकी लिमिट जो है फ्रिक्शनल फोर्स की, उस दो सरफेस कॉन्टैक्ट में एक लिमिट आएगी, और जैसे ही उस लिमिट को हम बढ़ा देंगे तो बॉडी स्टार्ट करना चालू हो जाएगा. समझे? तो उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे. मतलब इतना फोर्स लगा दे उससे ज्यादा उस दो सरफेस में, ताकि बॉडी स्लाइड करना चालू कर दे. देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेज द सरफेस जस्ट टू स्लाइड वन ओवर द अदर इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब जैसे देखो, इस बॉडी का पांच है लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब इस पे तीन न्यूटन हम लोग लगा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स, इस बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी नहीं मूव कर रहा है. अब 5 तक आ गए हम लोग, 5 न्यूटन लगा रहे. अब 6ठा न्यूटन जैसे ही हम लोग लगाए तो बॉडी क्या करना चालू, मूव करना चालू कर दिया. तो मतलब 5 क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया. मतलब 5 न्यूटन तक हम लोग रुके हुआ था, 5 न्यूटन से जैसे ही ज्यादा लगाए तो बॉडी क्या करने लगा, मूव करने लगा. उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब 5 न्यूटन इसकी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है. अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहेंगे. अब बॉडी चल रहा है, ठीक है. अब बॉडी चल रहा है तो क्या हो गया, बॉडी के पीछे भी तो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स. उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में, लेकिन कब, जब बॉडी मोशन में चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन. तो अब एक चीज गौर करना. अब देखो ये बॉडी चल रहा है 5 न्यूटन में चल रहा है. अब इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ये बॉडी चल रहा है, इसको 6 न्यूटन चला रहा है, तो इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन कम लगेगी, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है. तो मोशन में है. अब इसको हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे. कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हर समय ये बात याद रखना, काइनेटिक नहीं, इसको हम लोग कहेंगे वही डायनेमिक मोशन. डायनेमिक मोशन कहेंगे. तो डायनेमिक मोशन जो होता है हर समय कम रहता है. मतलब चलता हुआ बॉडी में डायनेमिक मोशन हर समय कम रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से. तो देखो, तो बताओ किसका ज्यादा रहेगा, लिमिटिंग फोर्स का ज्यादा रहेगा मैग्नीट्यूड, और क्या कहते हैं, और डायनेमिक का क्या रहेगा, कम रहेगा. क्योंकि डायनेमिक का इसलिए कम रहेगा क्योंकि डायनेमिक का फ्रिक्शन का फोर्स कम रहेगा, क्योंकि बॉडी मोशन में है. The friction is caused due to the interlocking between the irregularity on the surface of the two bodies when it comes in contact with each other. Now, more force is required to unlock the irregularities between the two surfaces of a stationary body as compared to the surface required to keep the irregularities unlocked between the surfaces of two sliding bodies. वही बात कर रहा है क्या कि उस फोर्स के ऊपर जितना हम लोग लगा रहे हैं उसकी इरेगुलरिटी टूट रही है, उसके वजह से उसका फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है. Thus, the limiting force friction is always slightly more than the dynamic friction. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही ज्यादा रहेगा डायनेमिक फ्रिक्शन से कंपैरिजन में. या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन हर समय कम रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में. ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हर समय कम रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हर समय ज्यादा रहेगा, डायनेमिक फ्रिक्शन हर समय कम रहेगा. तो यही ग्राफ, इस ग्राफ डिनोट किया है. बीसी क्या बता रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. डी क्या बता रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन हर समय क्या रहेगा, कम रहेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हर समय क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ठीक है. अब आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है दो सरफेस जब एक कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, और रिलेटिव मोशन में है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा. जैसे बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट लगेगा. ये बात पॉइंट यही कर रहा है. और फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द, नेचर. अब ये स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ये स्मूथ है तो ठीक है, रफ है तो और अलग है. ठीक है, रफ पे ज्यादा लगेगा, स्मूथ पे कम लगेगा. लेकिन ये एरिया ऑफ टू सरफेस
ये डिपेंड इंडिपेंडेंट रहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों सरफेस का एरिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना बड़ा है छोटा है उस बॉडी का उस पर डिपेंड नहीं करता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, मतलब अगर इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर 6 न्यूटन फिर से बढ़ के लग रहा है, तो इधर भी 3 है तो इधर भी क्या बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, तो मतलब डायरेक्टली है नॉर्मल फोर्स के। When a body moves on a horizontal surface, it presses down against the surface with equal to its weight to pull the gravity upon it। वही बात कर रहा है, ग्रेविटी को भी पुल करने के लिए चाहिए ना उतना फोर्स। फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द टू सरफेस, वही बात है, रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है